गुजरात के सूरत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में हुए गैस सिलेंडर धमाके में 2 पुलिस वाले घायल हो गए। बताया गया कि सिलेंडर से गैस लीक होने की वजह से उसमें जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। धमाके के बाद उस मकान से आग की खौफनाक लपटें निकलने लगी, जिन्हें देखकर आसपास रहने वाले लोग बुरी तरह घबरा गए। लोगों ने आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई। इस दौरान 2 पुलिस वाले उस धधकते मकान की तरफ जैसे ही बढ़े, उस मकान में रखे सिलेंडर में दोबारा धमाका हो गया। इससे वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए। इस मंजर को देखकर आसपास के मकानों में रहने वाले कांप गए। दिल दहला देने वाले धमाके की वजह से उस मकान की दीवार तक ढह गई। इस बीच दमकल विभाग के कर्मचारियों ने घायल पुलिस वालों को तुरंत बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। मकान में आग लगने की वजह से कुछ और लोग भी घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की टीम ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन उस मकान में सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरा इलाका थर्रा गया। धमाका इतना जोरदार हुआ कि मकान की छत के चीथड़े उड़ गए। खतरनाक विस्फोट की वजह से मकान की दीवार तक गिर गई। इससे आसपास के मकानों में रहने वालों का दिल दहल गया। वो अपनी छतों पर खड़े होकर उस खौफनाक मंजर को देखते नजर आए। इस हादसे में आग बुझाने आए 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें वहां से बाहर निकाला और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना सूरत जिले के पुनागाम इलाके की विक्रम नगर सोसाइटी में हुई। जानकारी मिली कि उस मकान में रखे सिलेंडर की गैस लीक होने से वो ब्लास्ट हो गया। उससे उस मकान में आग लग गई और उसकी छत से काले धुएं का गुबार निकलता दिखा। इस हादसे के बाद उस इमारत में रहने वालों ने दमकल विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन इससे पहले कि दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाती, वहां दोबारा विस्फोट हो गया और इससे लोगों में डर पैदा हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में नगर निगम की बैठक के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए। बताया गया वहां कांग्रेस के एक पार्षद ने बैठक के दौरान अपने इलाके की समस्या के बारे में बात करना शुरू किया। उसी दौरान बीजेपी के एक पार्षद भी अपने इलाके की समस्या की बात करने के लिए खड़े हो गए। दावा किया गया कि इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और वो बहस देखते ही देखते हाथापाई तक पहुंच गई। 2 पार्षदों के बीच हुई धक्का मुक्की में बीजेपी और कांग्रेस के कई पार्षद गुत्थम गुत्था हो गए। हालांकि हंगामा बढ़ते ही कई और पार्षद बीच बचाव करने के लिए आगे आ गए। उन्होंने उन दोनों पार्षदों को अलग अलग ले जाकर समझाया जिनके बीच सबसे पहले बहस हुई थी। नगर निगम की बैठक में अचानक हुए हंगामे से महिला पार्षद समेत बाकी कई लोग भी हैरत में पड़ गए। यहां तक कि वहां फौरन पुलिस वाले भी पहुंच गए, जिन्होंने दोनों पार्टियों के पार्षदों को समझा बुझाकर शांत करा लिया। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बीच उसके पड़ोसी जिले लखीमपुर खीरी में तेंदुओं के हमलों से दहशत मच गई। वहां खूंखार तेंदुए ने 8 साल की एक बच्ची पर हमला कर उसकी जान ले ली। बताया गया वो बच्ची अपने घर के बाहर नल पर पानी भर रही थी, तभी तेंदुआ उस पर झपट पड़ा। लड़की ने शोर मचाया, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता वो तेंदुआ उसे जबड़े में दबोच कर उठा ले गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। बाद में लड़की का शव पास के गन्ने के खेत में मिला। इस घटना से वहां दहशत फैल गई। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उन्हें तेंदुए के हमले का डर सताने लगा, क्योंकि तेंदुए ने वहां पहली बार हमला नहीं बोला, बल्कि बीते 10 दिन में 3 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 2 बच्चे शामिल रहे। वन विभाग के मुताबिक वहां इंदिरा पार्क और उसके आसपास के इलाकों में 3 से 4 तेंदुए हो सकते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगा दिए गए। वन कर्मियों ने पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी, लेकिन इसके बाद भी वन विभाग की टीम को कोई सफलता नहीं मिली। और इस सबके बीच तेंदुए ने एक और बच्ची की जान ले ली। 8 साल की बच्ची की मौत होने के बाद उसके घर पर रोना पीटना मच गया। लखीमपुर खीरी के खंबार खेड़ा नाम के गांव में तेंदुए के हमले से खौफ पसर गया। इनाया नाम की उस बच्ची के दादा के आंसू रोके नहीं रुके। उन्होंने बताया कि तेंदुआ आंखों के सामने से उनकी पोती को उठा ले गया। बस यहीं पर बैठा था, यहीं पर बोतल कर पकड़ लीजिए, वो खटिया पर कूदा तली लेकर गन्ना की तरफ भाग गया। इनाया के दादा ने बताया कि तेंदुए ने उस वक्त हमला किया जब वो घर के बाहर वाले नल से पानी भर रही थी। उसने पलक झपकते ही बच्ची की गर्दन पकड़ ली और उसे घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया। शोर शराबा हुआ तो आसपास के कई लोग दौड़ पड़े। वो उस खेत की तरफ भागे। वहां उन्हें तेंदुआ तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन बच्ची का शव बुरी तरह से नोचा हुआ मिला। वन विभाग ने आशंका जताई कि खंबार खेड़ा गांव और इंदिरा पार्क के आसपास 3 से 4 तेंदुए हो सकते हैं। हम लोगों की टीम की पूरी कोशिश होगी इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। लखीमपुर खीरी में 10 दिन के अंदर तेंदुओं के हमलों में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है,
जबकि उसके पड़ोसी जिले बहराइच में भेड़िए कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध पटाखों से स्कूटर में हुए धमाकों के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। कानपुर के मूलगंज थाना इलाके में एक रोज पहले 2 स्कूटरों में जोरदार धमाका हुआ था। घटना में 8 लोग घायल हो गए थे। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि यह बम धमाका था, लेकिन पुलिस ने जांच करने के बाद दावा किया कि धमाका अवैध पटाखों में हुआ था और इसकी चपेट में आने से वो दोनों स्कूटर जलकर राख हो गए थे। कानपुर के मूलगंज थाना इलाके में यह घटना एक रोज पहले हुई थी। वहां एक दुकान के बाहर वो दोनों स्कूटर खड़े थे, तभी बेसमेंट में चिंगारी निकली और इसके तुरंत बाद वहां जोरदार धमाका हो गया। इसी मामले में जांच के बाद मूलगंज थाने के प्रभारी समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दुकान में भारी मात्रा में अवैध पटाखे रखे हुए थे। जिस दुकान के सामने ये घटना घटित होती है उसके बगल में भी हमको करीब 1 कुंटल के आसपास पटाखे मिले हैं। इसके साथ ही पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी भी की और अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने अवैध पटाखे रखने और बेचने के आरोप में 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान कई दुकानें सील कर दी गईं और धमाके की इस घटना से पूरे इलाके में दहशत मच गई थी। हालांकि थोड़ी ही देर में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और उन्होंने आग को बुझा दिया था। बाद में पुलिस की जांच में यह पता चला कि जिन 2 स्कूटरों में धमाका हुआ था उनमें एक चोरी का था। एक स्कूटी चोरी की थी और बाकायदे 2023 में स्कूटी मालिक ने FIR भी कानपुर में ही दर्ज कराया था। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि मूलगंज इलाके में मौजूद मस्जिद के नजदीक जो धमाका हुआ वो बम धमाका था, लेकिन पुलिस ने इस खबर को खारिज कर दिया। इधर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ यूपी के संभल में 25वां केस दर्ज किया गया। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ उत्तर प्रदेश के संभल में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उनके खिलाफ संभल में दर्ज मुकदमों की संख्या 25 हो गई। जावेद हबीब पर अपनी कंपनी में निवेश के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उनमें एक दिल्ली का तो दूसरा दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी इलाके में यूपी के मेरठ के एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक हमजा नाम के जिस बदमाश को गिरफ्तार किया गया उस पर मेरठ के एक कारोबारी की हत्या का आरोप है। यूपी पुलिस कई दिन से उसकी तलाश में थी। उधर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में करवा चौथ पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मेहंदी जिहाद का नारा लगाकर नया बवाल खड़ा कर दिया। अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और अयोध्या में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने महिलाओं से मुस्लिम लड़कों से मेहंदी नहीं लगवाने की अपील की। सिर्फ यूपी नहीं, दिल्ली में भी हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मेहंदी जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई। अलीगढ़ और मेरठ में तो RSS से जुड़े संगठन सेवा भारती ने कई जगहों पर कैंप लगवा दिए। उन कैंपों में महिलाओं के लिए मेहंदी लगवाने का इंतजाम किया गया। अयोध्या में संत समाज ने भी करवा चौथ पर महिलाओं को सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों से ही मेहंदी लगवाने की अपील की। और मुजफ्फरनगर में तो करवा चौथ पर क्रांति सेना नाम के संगठन ने लठ पूजन कार्यक्रम किया। क्रांति सेना ने ऐलान कर दिया कि वो करवा चौथ पर हिंदू समुदाय की महिलाओं को मेहंदी लगाने वाले मुस्लिम समुदाय के लड़कों को सबक सिखाएंगे। क्रांति सेना ने दावा किया कि मेहंदी लगाने के बाद मुस्लिम समुदाय के लड़के हिंदू समुदाय की महिलाओं और लड़कियों के साथ लव जिहाद करते हैं। हालांकि करवा चौथ पर मेरठ में मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से मेहंदी लगवाने वाली कुछ महिलाओं ने इस तरह के विवाद को बेवजह बताया। उनके मुताबिक मेहंदी जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। जबकि मेरठ के ही कुछ इलाकों में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मुस्लिम लड़कों से मेहंदी लगवाने का विरोध किया। और मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना नाम के संगठन की कार्यकर्ता तो लाठियां लेकर सड़कों पर उतर आईं। उन्होंने करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद का नारा बुलंद करते हुए लठ पूजन किया। हाथों में लाठियां लेकर खड़ी क्रांति सेना की सदस्यों ने नारे लगाए। क्रांति सेना नाम के संगठन की सदस्यों ने दावा किया कि करवा चौथ पर किसी साजिश के तहत मुस्लिम समुदाय के लड़के हिंदू समुदाय की महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाते हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के लड़के हमारी हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं, लव जिहाद फैलाते हैं। लव जिहाद को खत्म करने के लिए हमने ये लठ पूजन किया है। इस हिंदूवादी संगठन की सदस्यों ने मुजफ्फरनगर में अपने कार्यालय पर लठ पूजन के बाद सीधी चेतावनी भी दे दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर उन्हें हिंदू समुदाय की महिलाओं को मेहंदी लगाता हुआ किसी दूसरे समुदाय का लड़का मिला तो वो उसे सबक सिखाएंगे। पर मौके पर ऐसा कोई मिल गया गैर समुदाय का लड़का, हम उसका वहीं लठों से इलाज कर देंगे। हिंदू महिलाओं की हिंदू ही मेहंदी लगा सकते हैं।
क्रांति सेना ने मेहंदी लगाने वाले सभी लोगों के पहचान पत्र की जांच करने का भी ऐलान किया। क्रांति सेना नाम के संगठन के अलावा मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर विश्व हिंदू परिषद ने भी मेहंदी लगवाने के लिए एक कैंप लगा दिया और हिंदू समुदाय की महिलाओं से वहां आकर मेहंदी लगवाने की अपील की। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर लगवाए गए कैंप पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पोस्टर भी लगवा दिए, जिन पर करवा चौथ पर गैर हिंदुओं से मेहंदी न लगवाने की अपील लिखी नजर आई। कैंप में मेहंदी लगाने वालों का नाम, मोबाइल नंबर और पता भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक रजिस्टर में लिखना शुरू कर दिया ताकि उनकी पहचान को लेकर किसी तरह का कोई भ्रम न हो। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगवाए गए ऐसे ही एक कैंप में बीजेपी नेता साध्वी प्राची भी पहुंची। उन्होंने करवा चौथ पर हिंदू महिलाओं को दूसरे समुदाय के लोगों के मेहंदी लगाने पर आपत्ति जताई। साध्वी प्राची ने भी इसे मेहंदी जिहाद से जोड़ दिया। जूस में लाके पिला रहे हैं, वो मेहंदी में भी मिला करके लगाएंगे, इसलिए सनातनी बहनों को कह रही हूँ बिल्कुल ना लगाए। साध्वी प्राची ने यूपी समेत उत्तराखंड के कई शहरों में इस तरह के मेहंदी कैंप लगवाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के लोगों को धन्यवाद दिया और सभी से त्योहारों की पवित्रता बनाए रखने की अपील की। करवा चौथ पर मुजफ्फरनगर जैसी तैयारी यूपी के मेरठ में भी नजर आई। मेरठ में आरएसएस से जुड़े सेवा भारती संगठन ने कई जगहों पर मेहंदी कैंप लगवा लिए। सेवा भारती से जुड़े लोगों ने उन कैंपों में मेहंदी लगाने वाले आर्टिस्ट बुलाए। उन्होंने उन कैंपों में लोगों को मुफ्त में मेहंदी लगवानी शुरू कर दी और सेवा भारती की तरफ से की गई इस पहल की मेहंदी कैंप में पहुंची महिलाओं ने तारीफ की। आप होली पे रंग नहीं लगा सकते, आप दिवाली नहीं मना सकते, आप जय श्री राम नहीं बोल सकते और उसके बाद आप हमारे सारे त्योहारों में सक्रिय हो जाते हो अर्निंग के लिए। सेवा भारती ने करवा चौथ पर इस तरह के मेहंदी कैंप लगवाने के पीछे हिंदू महिलाओं की सुरक्षा का हवाला दिया। हालांकि मेरठ में ही दूसरी जगह पर मेहंदी लगवा रही कुछ महिलाओं ने मेहंदी जिहाद जैसे मुद्दे को बेवजह का विवाद बता दिया और दावा किया कि इस तरह की बातों से सिर्फ माहौल बिगड़ता है। मेरठ के आबुलेन मार्केट में करवा चौथ से पहले काफी भीड़भाड़ नजर आई। कुछ मुस्लिम महिलाएं वहां मेहंदी लगाती दिखीं। न्यूज 18 ने जब उन महिलाओं से यूपी के अलग अलग शहरों में उठे मेहंदी जिहाद के मुद्दे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि ये सब चीजें ठीक नहीं है। यानी करवा चौथ से पहले मेरठ के अंदर ही दो तरह की तस्वीरें नजर आईं। मेहंदी जिहाद को लेकर एक तरफ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मेहंदी कैंप लगवा दिए तो दूसरी तरफ कुछ महिलाएं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से मेहंदी लगवाती दिखी। प्रोफेशन कोई भी कर सकता है, हिंदू हो मुस्लिम हो, हमें हमारे धर्म से मतलब है, किसी और के धर्म पे हमें उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। उन महिलाओं के मुताबिक किसी से भी मेहंदी लगवाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मेहंदी जिहाद के मुद्दे को बेवजह का विवाद बताया। करवा चौथ से पहले मेहंदी जिहाद का मुद्दा यूपी के अलीगढ़ और अयोध्या में भी छाया रहा, क्योंकि अयोध्या के कुछ संतों ने करवा चौथ पर महिलाओं से सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों से ही मेहंदी लगवाने की अपील की। लव जिहाद का जिक्र करते हुए अयोध्या के संतों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सनातन धर्म के त्योहारों से दूर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि अयोध्या के कुछ संतों ने यह दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के मेहंदी आर्टिस्ट हिंदू महिलाओं को त्योहारों पर मेहंदी लगाकर उनसे संपर्क बढ़ाने की कोशिश करते हैं। संतों ने इसके पीछे एक बड़ी साजिश को वजह बताया। मुसलमानों का एक ही ध्येय है, किसी भी प्रकार से जिहाद किया जाए। इसी तरह यूपी के अलीगढ़ में करवा चौथ पर मेहंदी कैंप लगवाने वाले आरएसएस से जुड़े संगठन सेवा भारती के सदस्यों ने भी त्योहारों पर महिलाओं की सुरक्षा की बात कही। आजकल जो लव जिहाद का जो शिकार हो रही हैं बहनें, हमारी बहनें, वो शिकार ना बने। यूपी के अलग अलग शहरों में दिख रही मेहंदी जिहाद के मुद्दे की आंच दिल्ली में भी पहुंच गई और दिल्ली के आदर्श नगर में विश्व हिंदू परिषद ने करवा चौथ से पहले मेहंदी लगवाने के लिए एक कैंप लगवा दिया। आदर्श नगर में दुर्गा मंदिर के सामने लगाए गए कैंप में हिंदू समुदाय की लड़कियां महिलाओं को मेहंदी लगाती दिखी। मंदिर समिति के लोगों ने बताया कि दूसरे समुदाय के मेहंदी लगाने वाले लोगों ने मंदिर के सामने वाली सड़क को घेर लिया था। उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ा और इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के सामने मेहंदी कैंप लगवा दिया। उन्होंने वहां हिंदू समुदाय की लड़कियों को मेहंदी लगाने के लिए बुला लिया। रास्तों में, बाजारों में आपको मेहंदी लगाते हुए लोग दिख जाएंगे, लेकिन इस बार इस करवा चौथ में मेहंदी जिहाद शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। मेहंदी जिहाद को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद विश्व हिंदू परिषद की इस पहल की वहां पहुंची महिलाओं ने तारीफ की। हम चाह रहे हैं कि हम अपनी बेटियों से क्यों ना मेहंदी लगवाएं, अपना धन अपने घर में ही क्यों ना दें। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक करवा चौथ से पहले इस तरह के मेहंदी कैंप दिल्ली के दूसरे कई इलाकों में उनके कार्यकर्ताओं की ओर से लगवाए गए। इधर दिल्ली पुलिस ने विदेशी सिगरेटों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया।
दिल्ली पुलिस ने विदेशी सिगरेटों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर करीब 10 लाख रुपए की कीमत की सिगरेट बरामद कर ली। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जोगेश्वरी इलाके में पोर्शे और BMW कारों की जोरदार टक्कर हो गई। दावा किया गया कि दोनों कारों के मालिक दोस्त हैं। हालांकि टक्कर होने के बाद एयरबैग खुलने की वजह से कार में बैठे लोगों की जान बच गई। उधर मध्य प्रदेश में जिस जहरीले कफ सिरप को पीने से कई बच्चों की मौत होने का दावा किया गया, उस कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश की पुलिस ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से गिरफ्तार किया। 75 साल के एस रंगनाथन कई दिन से फरार थे, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया क्योंकि आरोप है कि उनकी कंपनी का कोल्ड्रिफ्ट नाम का कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। कफ सिरप की जांच में डाइएथिलीन ग्लाइकोल नाम का केमिकल तय सीमा से ज्यादा मात्रा में पाया गया और माना जा रहा है इसलिए वो दवा बच्चों के लिए जहर बन गई। एस रंगनाथन की कंपनी तमिलनाडु के कांचीपुरम से चल रही थी, लेकिन बच्चों की मौत पर हंगामा बढ़ने के बाद से ही उस कंपनी में दवा बनाने का काम बंद कर दिया गया था। उसके दफ्तर पर ताला लगा था, उसकी फैक्ट्री पर ताला लगा था। कंपनी के मालिक एस रंगनाथन खुद भी लापता थे। हालांकि मध्य प्रदेश से गई पुलिस की टीम ने कई दिनों की पड़ताल के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चेन्नई में पकड़े गए एस रंगनाथन को मध्य प्रदेश लाने की तैयारी तेज कर दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ किया कि बच्चों की मौत के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। और उन्होंने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक एस रंगनाथन को पकड़ने वाली पुलिस की टीम की पीठ भी थपथपाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जहरीले कफ सिरप के मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहां से मिलेगा वहां से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। 75 साल के एस रंगनाथन को चेन्नई से मध्य प्रदेश लाने का काम तेज कर दिया गया ताकि खांसी की जहरीली दवा पीने से बच्चों की मौत के मामले में उनसे पूछताछ की जा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत होने के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मध्य प्रदेश में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का कफ सिरप पीने से बच्चों की जान जाने का दावा किया गया। यही वजह रही कि मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों ने इस कंपनी के कफ सिरप समेत दूसरी दवाओं पर बैन लगा दिया। लेकिन खबर है कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के कफ सिरप धड़ल्ले से दुकानों पर बिक रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कई मेडिकल स्टोर पर पूछताछ की और पूछताछ में पता चला कि वहां बच्चों की मौत के बाद विवादों में आई श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के कफ सिरप के अलावा भी इस कंपनी की दूसरी दवाएं बिना किसी रोक टोक के बिक रही थी। आपके पास प्रोनिट का सिरप है जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल का आता है। जी सर, मिल जाएगा। देंगे। इसकी डिमांड कितनी रहती है? यानी मध्य प्रदेश में जिस दवा कंपनी पर जहरीला कफ सिरप बेचने के आरोप लगे, उसके प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ में दवा दुकानों पर आसानी से मिल गए, और वो भी तब जब मध्य प्रदेश में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत होने के मामलों ने कम होने का नाम ही नहीं लिया। वहां छिंदवाड़ा में 3.5 साल के एक बच्चे की जान चली गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 22 हो गया। छिंदवाड़ा में मयंक नाम के जिस बच्चे की मौत हुई वो करीब 15 दिन से अस्पताल में भर्ती था। बताया गया श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की खांसी की दवा पीने के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी। बच्चे की मौत के बाद उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और मयंक की मां के तो आंसू रोके नहीं रुके। साढ़े 3 साल का मयंक छिंदवाड़ा के मोहडोंगरी गांव का रहने वाला था। उसके परिवार वालों ने बताया कि 15 दिन पहले खांसी और बुखार होने पर उसे श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का कफ सिरप दिया गया था। दावा है कि उसी के बाद मयंक की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और बाद में जान चली गई। जो भी दोषी हो उसको सजा मिलना चाहिए, सख्त सजा मिलना चाहिए और कैसा है बच्चों को न्याय मिलना चाहिए सर। मयंक के अलावा भी बीते कुछ दिनों में छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप की वजह से 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। यानी तमिलनाडु में बने जिस कफ सिरप को जहरीला बताया गया उसका सबसे ज्यादा कहर छिंदवाड़ा पर ही टूटा। यही वजह रही कि इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमिलनाडु की सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु की सरकार और वहां का प्रशासन जांच में सहयोग नहीं कर रहा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नागपुर के अस्पताल में भर्ती उन बच्चों से मुलाकात की जिनकी तबीयत कफ सिरप पीने के बाद बिगड़ने का दावा किया गया। सीएम मोहन यादव ने बच्चों का हाल जाना और उनके परिवार को मदद का भरोसा दिया। और बीमार बच्चों से मिलने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु की जिस कंपनी की दवा पीने से बच्चों की जान गई, उससे जुड़े मामलों की जांच में तमिलनाडु की डीएमके सरकार मदद नहीं कर रही। तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए, उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने बताया कि जांच में ये बात सामने आई कि बच्चों की तबीयत कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने के बाद ही बिगड़ी। तो मूल रूप से ट्रीटमेंट के दरमियान दी गई दवाई की ही गलती है, जो मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक। मुख्यमंत्री ने उन बच्चों से मुलाकात की जो खांसी की जहरीली दवा पीने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए। और इस सबके बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिस डॉक्टर ने बच्चों के परिजनों को जहरीला कफ सिरप लेने की सलाह दी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। वहां प्रवीण सोनी नाम के डॉक्टर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वो अपनी पत्नी के नाम पर दवा की दुकान भी चलाते हैं। आरोप है कि वो मरीजों को जानबूझकर कोल्ड ड्रिंक नाम का जहरीला कफ सिरप लिखते थे, क्योंकि वो दवा उनकी ही दुकान में मिलती थी। इस मामले में प्रवीण सोनी का भतीजा भी शामिल बताया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस का शिकंजा उस पर भी कस सकता है और उसे भी इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए जहरीली दवा लिखने के मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ जांच तेज कर दी गई। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी इस मामले में दाल में कुछ काला होने का संदेह जताया। डॉक्टर जिसका कि खुद ही का मेडिकल शॉप था, क्यों ये इस प्रकार से उन्होंने रिकमेंड किया? एक ही डॉक्टर का नाम ज्यादा आया है। छिंदवाड़ा में परासिया के रहने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी बच्चों के डॉक्टर हैं। उनका खुद का एक मेडिकल स्टोर भी है जो उनकी पत्नी के नाम पर है। आरोप है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी मरीजों को कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप लेने की सलाह इसलिए देते थे क्योंकि वो उनकी ही दुकान पर मिलता था। सौ बात की एक बात यह कि कफ सिरप बनाने वाली वो जो तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक की बात हो रही है कि पहले भी कंपनी बंद हुई थी, फिर दूसरे नाम से खोल ली वगैरह, वो सब तो जो है सो है, लेकिन वो मकान देखा था जहां वो कंपनी कफ सिरप बना रही थी। गोदाम टाइप का था, नीले ड्रम रखे थे। ऐसी जगह बन कैसे रही थी कोई दवा, और वो दवा बच्चों को देनी थी? किस बात के विभाग बने हुए हैं ये सरकारों में? उस गोदाम टाइप की फैक्ट्री को देखकर ही कोई बता दे कि वहां तो दवा बन कैसे सकती है। इन विभागों के अधिकारियों को दिखता नहीं है क्या? मरीज जो कफ सिरप लेते हैं वो केमिस्ट की दुकान पर लेते हैं, उनको थोड़ी पता होता है कि ऐसी जगह बन रहा है। अब बता रहे हैं इस टेस्ट में फेल हो गया, उस टेस्ट में फेल हो गया सिरप। अरे वो फेल होना तो अलग बात है, उस गोदाम को देखकर ही कोई कह देगा कि ये कैसी फैक्ट्री है दवा बनाने की। बच्चे मर गए तब पता चल रहा है कि ऐसी जगह सिरप बन रहा था। आम आदमी कोई कारोबार करना चाहे कहीं ईमानदारी से तो 25 तरह के इंस्पेक्टर आ जाएंगे कि आप पहले ये परमिशन लो, पहले वो परमिशन लो, इस इंस्पेक्टर के साइन लाओ, उस विभाग से एनओसी लाओ। और यहां दवा बनाने की फैक्ट्री ऐसे चल रही है जैसे पीछे पानी फेंकने के लिए, पोछे का पानी फेंकने के लिए नाली होती है ना, उस तरह की फैक्ट्री चल रही है ये। यहां दवा बन रही है। बंद कर दो ना ये विभाग जो चेकिंग करने जाते हैं। जब चेकिंग हो ही नहीं रही तो पब्लिक के पैसे से काहे पाल रखा है इन विभागों के अधिकारियों को? इस सरकार, किस सरकार का मामला है, उससे पब्लिक को क्या मतलब है? इस सरकार का मामला, उस सरकार का मामला, इससे पब्लिक को क्या मतलब है? बात तो ऐसे करते हैं जैसे किसी एक जगह ही कुछ गड़बड़ थी, बाकी सब जगह वर्ल्ड क्लास चल रहा मामला। ये सब पास करने वाले भी अधिकारी लोग, कुछ हो जाए तो जांच करने वाले भी अधिकारी लोग, मुंह दिखाने लायक हैं ये अधिकारी उन परिवारों को जिनके बच्चे चले गए, क्योंकि इन्होंने ऐसी कंपनियों को सर्टिफिकेट दे दिया था दवा बनाने का। फ्रेम करवाओ इनके सर्टिफिकेट और टांगो इनकी गर्दन पर और बैठे ही अपनी सफेद तौलिया लगी कुर्सियों पर। 100 बात की एक बात। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एटीएस ने संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कई लोगों को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के पुणे में आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने देर रात संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कोंडवा इलाके में 18 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एटीएस के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में हिमांशु नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने शराब के लिए अपने दोस्त शमसुद्दीन की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच शराब को लेकर झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े के दौरान शमसुद्दीन की हत्या कर दी गई। बाद में पुलिस ने आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन थोड़ा ज्यादा लड़ाई वगैरह हो गई तो फावड़े से घटना कर। इधर देश के अलग अलग शहरों में लोगों के अचानक गिरने और जान जाने की खबरों के बीच ऐसा एक मामला दिल्ली से भी सामने आया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से वहां तैनात एक पुलिसकर्मी की जान चली गई। वो एएसआई के पद पर थे। घटना उस वक्त हुई जब वो एस्केलेटर पर चढ़ने जा रहे थे,
तभी अचानक उनके कदम लड़खड़ा गए। उन्होंने रुककर खुद को संभालने की कोशिश भी की। इसके बाद वो जमीन पर बैठ गए, लेकिन जमीन पर बैठते ही वो खुद को संभाल नहीं पाए और पीछे की तरफ गिर गए। थोड़ी देर बाद उनके दाहिने हाथ में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन वो उठ नहीं पाए। ये देखकर कोर्ट परिसर में सनसनी मच गई। इसके तुरंत बाद वहां उनका एक सहयोगी पहुंचा। उसने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की। तब तक कई लोग भी वहां पहुंच गए। सबने मिलकर उन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इससे पहले जब वो 30,000 कोर्ट में दाखिल हुए तो अपने एक सहयोगी के साथ उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। ऐसा लगा जैसे उस वक्त उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े और एस्केलेटर के नजदीक पहुंचे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। देखते ही देखते वो जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरने के बाद उनके दाहिने हाथ में थोड़ी हलचल हुई। तभी उनका एक सहयोगी वहां पहुंच गया। एएसआई को इस तरह जमीन पर गिरा देखकर उसके तो होश उड़ गए। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसके बाद वो उनका हाथ मलने लग गया। तब तक शोर सुनकर कई और लोग वहां पहुंच गए। सबने मिलकर पुलिस वाले को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं सके। इससे पहले जब वो एस्केलेटर की तरफ जा रहे थे और उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्होंने झुककर खुद को संभालना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। हालांकि जब वो 30,000 कोर्ट में दाखिल हुए तब उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि उनकी हालत खराब है। उन्होंने वहां बैठे अपने एक सहयोगी से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और फिर अंदर चले गए। बाद में उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ने से जिस पुलिस वाले की जान चली गई वो एएसआई के पद पर थे और उसी कोर्ट में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उधर केरल के शबरीमला मंदिर की मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने के दौरान सोने की चोरी का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने केरल के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया कि साल 2019 में शबरीमला मंदिर के द्वारपालों की मूर्ति पर सोने की परत बदलते वक्त सोने का घपला हुआ था। दावा किया गया कि परत चढ़ाए जाने के बाद उन मूर्तियों का वजन करीब 4 किलो कम हो गया था। इसी के विरोध में बीजेपी ने केरल के अलग अलग शहरों में मुख्यमंत्री पी विजयन की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और केरल की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। केरल के कोझिकोड में तो बीजेपी के कार्यकर्ता कलेक्टर के दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। वो आगे बढ़ते हुए पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केरल की सरकार पर शबरीमला मंदिर समेत कई और मंदिरों से सोना चोरी करने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने के लिए पानी की तेज धार का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बीजेपी के कई कार्यकर्ता पीछे हटने को मजबूर हो गए। और इसी का विरोध बीजेपी ने केरल के पालक्काड में भी किया। वहां तो पुलिस ने बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहां भी केरल के बाकी जिलों की तरह बीजेपी के कार्यकर्ता सोना चोरी करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के दफ्तर के सामने प्रदर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पहले ही सारा बंदोबस्त कर लिया था। और फिर जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता पालक्काड के कलेक्टर के दफ्तर के पास पहुंचे, पुलिस वालों ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की एक गाड़ी से उन पर पानी की तेज बौछार की गई, जिससे कई कार्यकर्ता जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद तो बीजेपी के कई कार्यकर्ता पुलिस की उस गाड़ी पर ही चढ़ गए। उन्होंने उस पर हाथ मार मार कर उसका शीशा तोड़ने की कोशिश की। इस हंगामे के बाद पुलिस ने वहां लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद उनमें कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस वालों ने पालक्काड में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को दबोच लिया। इसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई। इधर त्योहारों के बीच उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग की टीमों ने मिलावटखोरी के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। यूपी के गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री पर छापा मारा जहां नकली खोआ बनाया जा रहा था। असली खोआ दूध को पकाकर बनाया जाता है, लेकिन गोरखपुर के जिस कारखाने में छापेमारी की गई वहां तेल, चीनी, रंग और केमिकल मिलाकर खोया बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने करीब 850 किलो नकली खोआ बरामद किया और दावा किया गया कि इस कारखाने में रोजाना कई क्विंटल यानी सैकड़ों किलो नकली खोआ बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने तैयार हो चुके खोए की जांच की और जांच में खोआ फेल होते ही सारा माल जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। जो भी खोया है लगभग 850 किलोग्राम है, उसको नष्ट कराएंगे और जो एडल्ट्रेंट है जैसे पाउडर, रिफाइन और अन्य, तो इनको सीज करेंगे। गोरखपुर में जिस फैक्ट्री पर छापा मारा गया वो 2 साल से चल रही थी। वहां नकली खोए के अलावा नकली पनीर भी बनाया जा रहा था। माल तैयार करने के लिए वहां बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाई गई थी। उधर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में खेत से मूंगफली तोड़ने पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वहां दोनों पक्षों के लोग बहस के दौरान गाली गलौज पर उतर आए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों की बरसात कर दी। बताया गया उन लोगों के बीच
खेत की जमीन को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा था, लेकिन खेत से मूंगफली तोड़े जाने पर दूसरे पक्ष के लोग भड़क गए और दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे की पिटाई कर दी। इस दौरान दोनों पक्षों की महिलाएं और आदमी एक दूसरे पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला करते दिखे। हैरान कर देने वाला यह मामला ललितपुर के अमरपुर नाम के गांव में हुआ। वहां भयंकर मारपीट होने की वजह से कई लोग घायल हो गए। कुछ देर के लिए उस इलाके में चीख पुकार मच गई। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति के कपड़े तक फट गए। इधर यूपी के संभल में ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड केस में 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उत्तर प्रदेश के संभल में ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड केस की जांच के दौरान पुलिस ने थाईलैंड से लौटे गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लोन माफ करवाने का झांसा देकर आरोपी लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल विदेश में पैसा भेजने के लिए करते थे। भोले भाले लोगों को लोन माफ कराने के नाम पे उनके अकाउंट खुलवाते थे और उनके अकाउंट्स को बाद में इन माफियाओं को प्रोवाइड कराते थे। मुंबई हमलों पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 2008 में जानबूझकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं होने दी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुंबई में हुई एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर ऐसा ही आरोप लगाया था। आतंकवादियों पर काउंटर अटैक करने की खुली छूट नहीं दी जाती थी। इसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो गांधी वाला परिवार और सोनिया गांधी जी। उत्तर प्रदेश के आगरा में बीच सड़क पर गहनों के एक व्यापारी और उनकी पत्नी से लूटपाट की गई। महिला के मुताबिक आरोपी उनकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर करीब 15,000 रुपए और सोने चांदी के गहने लूटकर फरार हो गए। जानकारी मिलने पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। रिवॉल्वर थी या तो मंचा वो क्या वो जाने, दिखा के बैग को उठा के ले गए। उधर राजस्थान के झुंझुनू में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क पर चल रहे एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। आरोप लगाया गया कि गाड़ी चलाने वाला नशे में धुत था। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो तेज रफ्तार गाड़ी को संभाल नहीं पाया और वो बुजुर्ग उस गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बच गए। ये देखकर आसपास के लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि वो गाड़ी बेहद तेज रफ्तार में गली के अंदर की तरफ आई और वहां पैदल चल रहे उन बुजुर्ग को उसने हवा में उछाल दिया। उन्हें संभलना तो दूर, गाड़ी को देख पाने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि वो गाड़ी अचानक किसी तूफान की तरह आई और पलक झपकते ही उसने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इसके बाद आसपास के लोग दौड़ पड़े। उन्होंने किसी की तरह संभाला, लेकिन गाड़ी से कोई नहीं उतरा, बल्कि मौका मिलते ही उसके ड्राइवर ने गाड़ी को वहां से दौड़ा दिया। वो आसपास खड़ी कुछ मोटरसाइकिलों को टक्कर मारते हुए वहां से भागने की कोशिश में था, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो गाड़ी दूसरी गाड़ी से जाकर टकरा गई। दावा किया गया कि इस टक्कर से उस गाड़ी का टायर फट गया, जिससे वो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पाई। इसके बाद लोगों ने दौड़कर गाड़ी चलाने वाले को दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उस गाड़ी वाले ने झुंझुनू में सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को अपनी गाड़ी से लगभग रौंद दिया। आरोप लगा कि गाड़ी चलाने वाला नशे में धुत था। इसी वजह से उसने अचानक अपनी गाड़ी को गली की तरफ मोड़ा और बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। वो उस गाड़ी के नीचे आते आते बचे। हैरत की बात तो ये रही कि उस टक्कर के बावजूद गाड़ी से कोई उतरा नहीं। आसपास के लोगों ने जैसे ही बुजुर्ग को संभाला, गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी वहां से दौड़ा दी। उसने वहां से भागने की कोशिश में आसपास खड़ी मोटरसाइकिलों को भी टक्कर मार दी। हालांकि कुछ दूर तक जाने के बाद वो गाड़ी पास खड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराई और उसका टायर फट गया। ये गाड़ी खड़ी थी, ये बोलेरो इसमें आया और इसको टक्कर मार दी, और एक कोई नहीं 2-3 गाड़ी और थी, इसको मार दी। लगातार हुई टक्करों से उस गाड़ी का शीशा टूट गया, आगे का हिस्सा भी बर्बाद हो गया। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि गाड़ी चलाने वाला नशे में था और जैसे ही गाड़ी रुकी, उसके साथ ही गाड़ी से उतरकर भाग गए। वो हाथ तो 3-4 फूकता ही भागा, वो एक हो वो बीच के सड़क हो रहा, बोतल पड़ी है गाड़ी में। हालांकि जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो भागने में कामयाब नहीं हो पाया। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक चार्टर्ड विमान उड़ान भरते वक्त रनवे से फिसलकर झाड़ियों में जा गिरा। जानकारी के मुताबिक जब यह हादसा हुआ तो उस विमान में 5 से 6 कारोबारी बैठे हुए थे, जो एक दिन पहले इसी विमान से भोपाल से फर्रुखाबाद आए थे। लेकिन लौटते वक्त जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, वो बेकाबू हो गया और वो चार्टर्ड विमान रनवे से फिसलकर किनारे मौजूद झाड़ियों में जा घुसा। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस विमान में 5 से 6 कारोबारी थे। बताया गया उस प्लेन को यूपी के फर्रुखाबाद से मध्य प्रदेश के भोपाल के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन रनवे पर करीब 400 मीटर के बाद उसका पहिया फिसल गया और वो पास मौजूद झाड़ियों में जाकर अटक गया। इस हादसे के बाद उस प्लेन के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। हल्का सा माइनर डैमेज हुआ, कोई हताहत होने से कोई हताहत नहीं हुआ।
सब लोग सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद जिले के डीएम समेत तमाम अधिकारी वहां पहुंचे। उनके साथ दमकल विभाग की टीम भी मौजूद रही। उधर चंडीगढ़ में 2 दिन पहले खुदकुशी करने वाले आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में कई सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 2 दिन पहले अपने घर में अपने ही गनमैन की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। दावा किया गया कि उन्होंने खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था और उसी सुसाइड नोट में आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने यह आरोप लगाया कि चूंकि वो दलित समुदाय से हैं, इसलिए उनके सीनियर अधिकारियों ने उनके साथ भेदभाव किया। उन्होंने दावा किया कि साल 2020 में वो एक मंदिर के अंदर तक चले गए थे, जिसके बाद उनके सीनियर अधिकारियों ने उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया था और उसके बाद से कई बार सबके सामने उनकी जाति को लेकर उन्हें अपमानित किया था। इस सुसाइड नोट के सामने आने के बाद उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति को जानबूझकर भ्रष्टाचार के मामले में फंसाने की साजिश भी रची गई और उन पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अमनीत पी कुमार ने मांग की कि इस मामले में उनके पति ने जिन भी लोगों के नाम अपने सुसाइड नोट में लिखे हैं, उनके खिलाफ जांच की जाए। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार के घर पहुंचे। जब अमनीत पी कुमार के पति ने खुदकुशी की थी तो वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर थीं और इसी वजह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार के घर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाया। उनके पति आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने 2 दिन पहले अपने ही घर में गोली मारकर जान दे दी थी। हालांकि उन्होंने इससे पहले जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें उन्होंने अपने कई सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके कई सीनियर अधिकारियों ने उनकी जाति की वजह से कई बार उन्हें बेवजह अपमानित किया। उनके मुताबिक 2020 में वो एक मंदिर के अंदर गए थे, जो उनके सीनियर आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रास नहीं आया था। और आईपीएस वाई पूरण कुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें न सिर्फ मनोज यादव ने बल्कि कुछ और अधिकारियों ने भी उन्हें दलित समुदाय से होने की वजह से अपमानित किया था। और इन सब बातों का जिक्र उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने भी अपनी शिकायत में किया। उन्होंने दावा किया कि उनके पति के सीनियर अधिकारी लगातार उन पर दबाव बना रहे थे। उन्हें भ्रष्टाचार के झूठे केस में फंसाने की साजिश भी रची गई थी। हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि उनकी इस शिकायत के बाद हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटा दिया गया। उन पर भी आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने जाति के आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए थे। इधर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी। बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 1600 से ज्यादा अर्धसैनिक बल की कंपनियां तैनात की जाएंगी। ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक बैठक में लिया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव रंजीत चंद्रवंशी ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने पार्टी पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने और परिवारवाद का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने पहली लिस्ट में 51 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम शामिल नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। उधर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होते ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में हंगामा हो गया। मधुबनी जिले की बेनीपट्टी विधानसभा सीट पर समाज सेवी मोहम्मद परवेज आलम को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उनके नाम का ऐलान होते ही बेनीपट्टी से टिकट की दौड़ में पीछे रह गए दावेदार अवध किशोर झा के समर्थकों ने हंगामा कर दिया और पटना में पार्टी कार्यालय में नारेबाजी और खूब शोर शराबा किया गया। नहीं चलने वाला है बेनीपट्टी में जो आज तक कोई काम नहीं किया। अवध किशोर झा के समर्थकों और पार्टी दफ्तर में मौजूद लोगों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। हंगामा कर रहे अवध किशोर झा के समर्थकों को पार्टी कार्यालय से बाहर कर दिया गया। हालांकि इस हंगामे पर जब प्रशांत किशोर से सवाल हुआ तो वो इसे टालते नजर आए। कोई विरोध नहीं है। जिन सीटों पर आज उम्मीदवार घोषित हुए हैं वो कलर और कैरेक्टर आपको उम्मीदवारों की सूची में दिखेगा। अवध किशोर झा के समर्थकों ने टिकट नहीं दिए जाने को बेनीपट्टी के लोगों के साथ अन्याय बता दिया। और सिर्फ मधुबनी जिले की बेनीपट्टी विधानसभा सीट को लेकर ही हंगामा नहीं हुआ, बल्कि जनसुराज की पहली लिस्ट जारी होते ही कई और सीटों पर भी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नेता और कार्यकर्ता बुरी तरह भड़क गए। सारण जिले की बनियापुर विधानसभा सीट की दावेदारी को लेकर भी बवाल हुआ। इसके अलावा नालंदा से पटना पहुंचे कुछ कार्यकर्ताओं ने भी खूब हंगामा किया। नालंदा से आए एक कार्यकर्ता ने तो जनसुराज पार्टी के दफ्तर में ही प्रशांत किशोर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया।
और ये दावा भी कर दिया कि प्रशांत किशोर का बिहार में कोई अस्तित्व ही नहीं। अजय सिंह नाम के कार्यकर्ता ने टिकट नहीं मिलने पर प्रशांत किशोर पर गुस्सा निकाला। जदयू में भी गलत है और गलत के चलते ही जदयू से निकाले गए। अजय सिंह की तरह सारण जिले की बनियापुर सीट से टिकट की उम्मीद लगाए बैठी पुष्पा सिंह ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तो जन सुराज पार्टी की हार की भी भविष्यवाणी कर दी। भगवान कर देंगे, जनता कर देगी महाराज, वो बनियापुर से सीट नहीं निकलेगा। जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन लिस्ट जारी होते ही हंगामा शुरू हो गया। इधर क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने वनडे इंटरनेशनलों में इतिहास रच दिया। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना एक साल में वनडे इंटरनेशनलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई। 2025 में स्मृति मंधाना 982 रन बना चुकी हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान बिलिंडा क्लार्क के नाम था, जिन्होंने 1997 में 970 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने टीम के खिलाड़ियों को अपने घर डिनर पर बुलाया। भारतीय टीम के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ से जुड़े सभी लोग गौतम गंभीर के घर पहुंचे और वहां डिनर किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जानकारी दी कि फरवरी से लेकर अप्रैल महीने के बीच क्रिकेटर रिंकू सिंह से कई बार 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। सूत्रों के मुताबिक उन्हें धमकी भरे मैसेज करने वालों ने यह दावा किया था कि वो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़े हैं। स्पिन गेंदबाज राशिद खान अफगानिस्तान के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में अफगानिस्तान के लिए 200 विकेट हासिल किए। अबू धाबी में बांग्लादेश के खिलाफ हुए वनडे मैच में उन्होंने 3 विकेट लेकर वनडे इंटरनेशनलों में अपने 202 विकेट पूरे कर लिए। उधर बड़ी खबर आई इजरायल और हमास के बीच हुए समझौते से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शांति समझौते पर सहमति बनने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और यह भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड डील पर भी बातचीत हुई, जो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि शांति समझौते के पहले चरण के लिए इजरायल और हमास तैयार हो गए। इसके तहत इजरायल पर हमले के 2 साल बाद हमास सभी बंधकों को रिहा कर देगा तो इजरायल गाजा में मदद पहुंचाने के लिए सभी रास्ते खोल देगा। और इस शांति समझौते के ऐलान से पूरे इजरायल में जश्न का माहौल बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि हमास जल्द ही सभी बंधकों को रिहा कर देगा। उनके मुताबिक इजरायल और हमास ने उनके शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर सहमति जता दी। इजरायल ने तो पहले ही ट्रंप के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद हमास ने भी इस पर हां कर दी। और जैसे ही ये खबर सामने आई, बंधकों के परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों के कुछ परिवार वालों को ये जानकारी दी। उसके बाद उन लोगों ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। इस समझौते के तहत हमास सभी बंधकों को जल्द रिहा कर देगा तो बदले में इजरायल गाजा में मदद पहुंचाने के लिए बंद किए गए सभी रास्तों को खोल देगा। और इसके साथ ही वो गाजा में जारी जंग को भी रोकने पर सहमत हो गया। समझौते के तहत जब तक दोनों पक्ष इन शर्तों को मानते रहेंगे तब तक हमले फिर से शुरू नहीं होंगे। माना जा रहा है कि इजरायल की सेना गाजा के ज्यादातर इलाकों से हट जाएगी। दावा किया गया कि इसके साथ ही हमास अपने कब्जे से सभी बंधकों को छोड़ देगा। और बंधकों के परिवार वालों से हुई बातचीत के दौरान ट्रंप ने तो इसकी तारीख तक बता दी। ये खबर सामने आते ही इजरायल के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। उन्होंने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और ट्रंप की जमकर तारीफ की। यही नहीं, व्हाइट हाउस की तरफ से भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई और उसमें डोनाल्ड ट्रंप को द पीस प्रेसिडेंट बताया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायल पर हमास के हमले के 2 साल बाद जिस शांति समझौते पर इजरायल और हमास सहमत हुए, उसकी गारंटी अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दी। और इसके साथ ही इजरायल के अलग अलग शहरों में लोगों ने आतिशबाजी शुरू कर दी। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला कर सैकड़ों लोगों की जान ली थी। उस हमले के दौरान उन्होंने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था और उन्हें अपने साथ गाजा ले गए थे। इसके बाद ही इजरायल की सेना ने गाजा पर सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया था। हालांकि इन 2 साल में हमास ने 250 में 150 से ज्यादा बंधकों को छोड़ भी दिया था। और इस समझौते के बाद उम्मीद जताई गई कि बाकी बचे बंधक भी रिहा कर दिए जाएंगे। इस बीच हमास के कब्जे में पिछले 2 साल से रह रहे कई बंधकों के परिवार वाले सड़कों पर उतर आए। ये खबर सुनकर उन्होंने जमकर आतिशबाजी की। कई लोग तो बेहद भावुक हो गए। उन्होंने एक दूसरे को गले से लगा लिया।
इजराइल के तेल अवीव समेत कई दूसरे शहरों में लोगों ने इसी तरह जश्न मनाकर इस समझौते का स्वागत किया। इससे पहले हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला कर कई लोगों की जान ले ली थी। उसने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बना लिया था। इसके बाद ही इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में हमले शुरू कर दिए थे। और सीज फायर का ऐलान होते ही न सिर्फ इजराइल बल्कि गाजा में भी लोग जश्न में डूब गए। गाजा में राहत और बचाव के काम में जुटे सैकड़ों कर्मचारियों ने एक दूसरे को बधाई दी। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक बंधकों की रिहाई और गाजा में मदद पहुंचाने को लेकर दोनों पक्ष मान गए। उम्मीद जताई गई कि दूसरे मुद्दों पर भी वो जल्द ही सहमत हो जाएंगे। और इजराइल की तरह गाजा में भी लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वहां राहत और बचाव के काम में जुटे कर्मचारियों ने खबर सुनते ही नारे लगाने शुरू कर दिए। उन कर्मचारियों ने गाड़ियों पर खड़े होकर जुलूस निकाला और अपनी खुशी जाहिर की। सीज फायर की खबर ने वहां के लोगों में नई उम्मीद जगा दी। हालांकि गाजा को इस जंग की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इजराइल की सेना के हमलों से उसके ज्यादातर इलाके खंडहर बन चुके हैं। उधर पाकिस्तान के लाहौर में वहां के राजनीतिक पार्टी टीएलपी यानी तहरीक-ए-लब्बैक के मुखिया साद रिजवी की गिरफ्तारी पर वहां हिंसा भड़क उठी। साद रिजवी के समर्थकों ने पुलिस पर जोरदार पथराव किया। इसके बाद तो लाहौर की सड़कों पर मानो कोहराम मच गया। आरोप लगाया गया कि साद रिजवी के समर्थकों ने पुलिस वालों पर लोहे की रॉड और पत्थरों से हमले किए और तब तक किए गए जब तक पुलिस वाले पीछे नहीं हट गए। वहां पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए। इसके जवाब में पुलिस वालों ने भी आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के गुंडे मरकज तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं पुरअमन मार्च को। ये बवाल इसलिए हुआ क्योंकि वहां पुलिस ने तहरीक-ए-लब्बैक के मुखिया साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। वो इजराइल के खिलाफ एक मार्च निकाल रहे थे और बताया गया उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील की थी कि वो सभी मिलकर लाहौर में मौजूद अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन करेंगे। लाहौर पुलिस के मुताबिक उनमें कई लोग हिंसा के इरादे से अपने साथ हथियार वगैरह भी लेकर आए थे। इसी वजह से बवाल की आशंका को देखते हुए लाहौर पुलिस ने तहरीक-ए-लब्बैक के मुखिया को हिरासत में ले लिया। लेकिन इससे बवाल कम होने के बजाय और बढ़ गया। तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जुटाना शुरू कर दिया। लाहौर के अंदर मौजूद तमाम कारकुनान जल्द से जल्द मरकज पहुंचे। इस घटना से लाहौर में बवाल मच गया। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने मुल्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर उन पर बुरी तरह पथराव किया। उन पर लोहे की रॉड से भी हमले किए गए जिससे कई पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद पूरे लाहौर में सख्ती बढ़ा दी गई। और इस सबके बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे सड़कों पर उतर आए। हाथों में पाकिस्तान और फिलिस्तीन का झंडा लेकर स्कूली बच्चों ने मार्च निकाला और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। बच्चों के इस प्रदर्शन की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए क्योंकि हजारों की संख्या में इस्लामाबाद की एक सड़क पर स्कूली छात्रों का हुजूम उतर आया। हाथों में फ्री गाजा और फ्री फिलिस्तीन के नारे लिखे बैनरों के साथ बच्चों ने मार्च निकाला। इस दौरान स्कूली बच्चे पाकिस्तान के साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहराते दिखे। हमारी कौम के प्राइम मिनिस्टर झुके, हम नहीं झुके। हमारी इंसानियत अभी भी जिंदा है और हम फिलिस्तीन अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करते रहेंगे। बाद में स्कूली बच्चों ने वहां फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। भीड़ की वजह से वहां पैर रखने तक की जगह नहीं दिखाई दी। बड़ी खबर आई एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के खतरों से जुड़ी। जोहो कंपनी के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने एआई के इस्तेमाल से जुड़े एक बड़े खतरे का जिक्र किया। श्रीधर वेम्बू के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बिजली का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि घरों और कारखानों को ब्लैकआउट जैसे खतरे देखने को मिल सकते हैं। बिजली की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और यह संकट पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन सकता है। सौबात की एक बात यह कि यह खबर शायद आपने सुनी हो कि जोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। तो क्या कहा उन्होंने चेतावनी दी कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आजकल लोग ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे चने खा रहे हो, वो भी मुफ्त के चने खा रहे हो। वो इतनी बिजली खा रहा है कि अगर ऐसे ही चला तो 2030 तक भारत जैसे देशों में अंधेरा छा सकता है। तो पब्लिक को समझ ही नहीं आता क्योंकि लोगों को लगा कि इतनी सी तो बिजली लगती है फोन को चार्ज करने में, इससे ऐसा क्या हो जाएगा, उसको फोन को चलाने में कितनी बिजली लग रही है। तो ये वाकई समझने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने श्रीधर वेम्बू ने अमेरिका के जॉर्जिया के एक शहर एथेंस का उदाहरण दिया। वहां 2023 से बिजली के बिल 60% बढ़ चुके हैं। क्यों भाई?
सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां एआई के डेटा सेंटर बने हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर बने हुए हैं। डेटा सेंटर क्या होते हैं? असल में आप जब कुछ भी करते हो फोन पर, कंप्यूटर पर, तो आप क्या सोचते हो? वो संदेश कहां जाता है? भाई आप बोलते हो ये वीडियो चलाओ, ये क्लिप चलाओ, आप टैप करते हो फोन पर, तो फोन में थोड़ी पड़ी होता वीडियो, कहीं से आता है ना। वो कहां से आता है? कहीं तो चल रहा है। और अगर एआई से वो काम हो रहा है तो एआई के बड़े बड़े डेटा सेंटर बने होते हैं, वहां से आ रहा है ये। वहां ये होता है, उसमें लगती है बिजली। सिर्फ आपके फोन को चार्ज करने की बात नहीं है। वेंबू का कहना है कि हमें एआई को नए सिरे से सोचना होगा, वरना ये बिजली का संकट पूरे देश को ला देगा। क्योंकि बिजली कितनी लग रही है वो सोचो। ये कहानी आपके फोन के हर टैब के पीछे छुपी हुई एक सच्चाई की है, जहां आप तो सोच रहे हो कि आप तो बस स्क्रॉल कर रहे हो, चैट कर रहे हो, लेकिन ये आपकी मासूम स्क्रॉलिंग, ये चैटिंग, मैसेज भेजा इधर से, आपको क्या लगा? ये दुनिया की बिजली चुरा रही है, दुनिया की। आप समझो एक मजेदार मीम देख रहे हो आप तो, या किसी दोस्त से चैट कर रहे हो, या एआई से पूछ रहे हो कि रात के खाने के लिए क्या बनाएं। ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं लोग एआई से। तो ये सब इतना आसान लगता है कि भाई बस एक टैप की बात है, लेकिन हर टैप, हर बार जब फोन पर टैप करते हो, वो एक सिग्नल है, एक सिग्नल जो दुनिया के किसी कोने में जाता है, किसी विशाल डेटा सेंटर तक। डेटा सेंटर क्या होता है? ये फुटबॉल के मैदान जितने बड़े बड़े गोदाम होते हैं, बड़े बड़े गोदाम, हजारों कंप्यूटर सर्वर दिन रात चलते हैं। कंप्यूटर सर्वर वो छोटी छोटी लाल हरी बत्तियां चमकती रहती हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर सर्वर हजारों लगे हुए हैं लाइन से। या आपके फोन की हर हरकत, चाहे वो मीम देखना हो, चैट करना हो, एआई से सवाल पूछना हो, उसको पूरा करने के लिए बिजली पीते हैं। इतनी लगती है बिजली कि उसको बिजली पीना ही कह सकते हैं। पता है कितनी बिजली खाता है एक डेटा सेंटर? एक डेटा सेंटर उतनी बिजली खाता है जितनी 50,000 लोगों का छोटा शहर इस्तेमाल करता है। सोचिए, आपके शहर की सारी दुकानें, स्कूल, स्ट्रीट लाइटें, घर, जितनी बिजली एक इमारत खा रही है, ताकि आप 10 सेकंड का वीडियो देख लो। मतलब सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है, क्योंकि आप अकेले थोड़ी हो, आप जैसे करोड़ों लोग भी तो हैं, एक ही साथ यही सब कर रहे हैं। आप अपने फोन पर लिख रहे हो पास की बेस्ट की चाय की दुकान कौन सी है, आप सर्च करते हैं, ये काम पलक झपकते हो जाता है। कैसे हो जाता है पलक झपकते? सिग्नल जाता है डेटा सेंटर में, सर्वर लाखों कैलकुलेशन करते हैं, आप कहां पर हो, आपकी लोकेशन क्या है, पूरी कैलकुलेशन होती है। आप जहां हो वहां क्या क्या है, वहां कितनी दुकानें हैं, चाय कहां मिलती है, उनका दुकानों का मेन्यू क्या है, चाय कितने की मिलती है, सारा नक्शे पर चेक किया जाता है, सबसे पास में कौन सी चाय की दुकान है। आपको एक रिजल्ट आ जाता है, आप तो सोचते हो वाह रिजल्ट आ गया, लेकिन एक सर्च में 0.3 वॉट आवर बिजली लगती है। अब ये क्या होता है? मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी गर्म करते हो ना, तो वो 1500 वॉट की होती है। अब इसमें एक में 0.3 वॉट आवर लग रहा है। तो मोटे तौर पर अगर आप 5000 बार सर्च करो ना, या 5000 लोग सर्च करें, 5000 सर्च में इतनी बिजली लगेगी जितनी 10 कप चाय बनाने में। आप सोचोगे तो क्या है, थोड़ी सी है ना, और उससे काम भी तो हो रहा है, और उससे ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें बिजली और लगती तो वो बिजली भी तो बच रही है। लेकिन अभी उसका हिसाब समझो, दुनिया में अरबों लोग सर्च कर रहे हैं, खाना सर्च कर रहे हैं, रस सर्च कर रहे हैं, या मजे के लिए कुछ कर रहे हैं। एआई से तो बात ही करते रहते हैं लोग। 2023 में इंटरनेट ने इतनी बिजली खाई जितनी जापान जैसे देश को पूरे साल चाहिए। तो एक जापान जैसे देश में जितनी बिजली खर्च होती है, ये तो पूरा इंटरनेट खा गया 2023 में। ये एआई के बिना की बात हो रही है। अभी एआई पे आते हैं, एआई की बात करेंगे तो और डरावना मामला है, क्योंकि अब तक जो काम हो रहा था उसमें तो कोई ये भी कह सकता है कि काम आसान भी तो हो रहा था, कि भाई ये काम जो हो रहे हैं इससे बिजली बच भी तो रही है, बहुत सारे काम हमको नहीं करने पड़ रहे, उससे बिजली बच रही होगी, जल्दी से हो रहा है। लेकिन अब आ जाओ एआई पर। अब एआई जब से आया है, कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जो आप करते ही नहीं, बिना बात के बस कुछ भी करवाए जा रहे हैं एआई से। आप एआई से कह रहे हो भैया एक ड्रैगन बैठा हुआ है स्केट बोर्ड पर, उसका एक कार्टून बना दो, तस्वीर बना दो, तुरंत आ जाती है। जादू लगता है जैसे, लेकिन इस जादू का राज है बिजली।
एआई से लोग ऐसी बात करे जा रहे हैं, एआई से दिल की बातें शेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, बस ऐसे ही हमें मन हल्का हो रहा है। बिजली लग रही है दुनिया की, एक एआई मॉडल को तैयार करने में उतनी बिजली लगती है जितनी 100 घर पूरे साल खर्च करते हैं। हर सवाल, जैसे वो ड्रैगन की तस्वीर की बात की हमने, 3 वॉट आवर लगते हैं। यानी एक जो पहले साधारण सर्च हो रही थी उसमें 0.3 लग रहा था, इसमें 3 लग रहा है, मतलब 10 गुना लग रहा है उससे ज्यादा। एक जो नॉर्मल सर्च होती थी और एआई की सर्च है उसमें 10 गुना ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उसमें इतनी कैलकुलेशन करवा रहे हो आप उससे। अच्छा ये निकाल कर दो, अच्छा वो निकाल कर दो। आप एक महीने में 100 बार एआई से पूछो तो उतनी बिजली लगेगी जितनी आपका फोन 50 बार चार्ज करने में लेता है। अब देखो लाखों करोड़ों लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अकेले थोड़ी हो। वो तस्वीरें बन रही हैं, कहानियां बन रही हैं, कराए जा रहे हैं लोग, जवाब पूछे जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं। 2030 तक एआई डेटा सेंटर इतनी बिजली खाएंगे यह अनुमान है जितनी स्वीडन जैसे देश को चाहिए। यह ऐसा है जैसे आपका फोन हर टैप के साथ एक भूखे राक्षस को खाना खिला रहा हो, बिजली का राक्षस। ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं, असली लोगों की है। अमेरिका के जॉर्जिया के एथेंस में लोग परेशान हो गए, उनके बिजली के बिल डबल के करीब हो गए 2 साल में। क्यों? क्योंकि वहां 20 नए एआई डेटा सेंटर बन गए, तो बिजली चूस रहे हैं। ये मत सोचो ये वहां हो रहा है, हमें क्या, वहां जो डेटा सेंटर हो रहा है वहां की बिजली लग रही है। अरे भाई ये पूरी दुनिया में ये फैलता जो जा रहा है। भारत में एआई की बात हो रही है, बिजली की शॉर्टेज हो गई है वहां पे एथेंस में, तो वहां बिजली महंगी हो गई। लोग अब बिजली का बिल चुकाने के लिए जूझ रहे हैं, बिजली कटौती का डर मंडरा रहा है। वही जोहो कॉर्पोरेशन के वेम्बू ने कहा है कि भारत में भी यही खतरा है, अगर हम एआई डेटा सेंटर बनाते रहे तो 2030 तक बिजली की कमी हो सकती है देश में। दिल्ली में गर्मी का दिन होगा, पंखे रुक जाएंगे, अस्पतालों में हड़कंप मच जाएगा, कारखाने बंद हो सकते हैं। यह हालत है, इतना एआई का इस्तेमाल हो रहा है, इतनी बिजली लगती है। और ये सब इसलिए क्योंकि हम सब अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, एआई से सवाल पूछ रहे हैं। 1 घंटे की नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग उतनी बिजली लेती है जितना आपका फ्रिज एक दिन में लेता है, अगर इस तरह से इस्तेमाल करके देखें तो, कि वो कहां से फिल्म आ रही है, कहां चल रही है, कहां से सोर्स हो रहा है, वो डेटा कैसे आ रहा है। डेटा है ना ये सारा। सोशल मीडिया पर 10 फोटो डालना उतना ही है जितना एक कॉफी बनाने में बिजली खर्च होती है। एआई से एक तस्वीर बनाने में उतनी बिजली लगती है जितनी आपका टीवी 3 घंटे में चलने में लगती है। अगर आप दिन भर फोन चलाते हैं तो उतनी बिजली खर्च होती है जितनी आपके घर को एक शाम रोशन करने में लगती है। अब अरबों लोग ऐसा कर रहे हैं दुनिया में, तो 10 लाख नए घरों जितनी बिजली है। आपको लगता है आपके फोन से तो इतनी बिजली जा नहीं रही, ये तो इतना समय चार्ज हो रहा है, कहीं से तो ये सब फिल्में चल रही हैं, कहीं तो ये चैट वाले मैसेज जा रहे हैं, कहीं से तो आ रहा है ये फोन में आपके, वहां बिजली लग रही है। यानी एआई को नया रूप देना होगा, ऐसा एआई जो बिजली कम खाए। अब वैज्ञानिक कर रहे हैं, सौर और हवा से चलने वाले डेटा सेंटर बना रहे हैं, बनाने में लगे हैं, लेकिन जब तक बने तब तक आप भी थोड़ा सोच लो, ये एआई कोई मुफ्त में नहीं चल रहा। ये जो आप उससे अपने दिल की बातें करके अपना टाइम पास कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो ना, उसमें आपका दिल ही नहीं बिजली भी फूक रही है। मतलब हर सर्च जो आप नहीं करते, हर एआई सवाल जो आप नहीं पूछते, वो बिजली बचा रहा है। अब ये हालत हो गई। हर बार जब आप स्क्रीन देखो ना अपनी, तो सोच लेना कि दुनिया की बिजली दांव पर लगी हुई है। 100 बात की एक बात। इधर गुजरात के बनासकांठा में एक व्यक्ति पर तलवार से हमला कर दिया गया। गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर इलाके में एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे सनसनी मच गई। हालांकि किसी तरह वह व्यक्ति वहां से भाग निकला। लोगों के मुताबिक हमलावर कार से आए थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में मैत्री कल्चरल इकोनॉमिक समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संस्कृति को पहचान ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति का स्तंभ भी बताया। इस मौके पर देश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था पर टेक अवे रिपोर्ट ऑन कल्चरल इकोनॉमिक गवर्नेंस नाम की रिपोर्ट भी जारी की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन को नया बनाने के लिए अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत कर इलाके में ट्रेनों की जरूरत और दूसरी परेशानियों को समझा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुजरात में हो रही वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पिछले 11 साल में गुजरात में 2700 किलोमीटर से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बनाने का दावा किया। साथ ही अगस्त 2027 में पहली बुलेट ट्रेन चलने की भी उम्मीद जताई। बड़ी खबर आई बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई। दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय की एक बैठक हुई। बैठक करीब 25 मिनट तक चली, जिसके बाद दोनों नेता वहां से चले गए। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए 30 से 35 सीटों की डिमांड कर दी। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग ने बिहार की 4 ऐसी सीटों की मांग भी कर दी जिन्हें बीजेपी एनडीए में शामिल किसी और पार्टी को देना नहीं चाहती है। तो सवाल की एक बात यह कि चिराग पासवान की कितनी जरूरत है एनडीए, क्यों वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, जबकि जब वो अकेले लड़े थे तो एक ही सीट पर जीत हासिल की थी उनकी पार्टी ने। तो उसको समझने के लिए फिर बिहार को जिलों में और प्रमंडलों में देखते हैं। जैसा हम बार बार इस नजर से देख रहे हैं कि बिहार की 243 सीटें जो 38 जिलों में हैं, वो 38 जिले 9 प्रमंडलों में बटे हुए हैं। और इन 9 प्रमंडलों को हम देख रहे हैं गंगा के उत्तर के प्रमंडल और गंगा के दक्षिण के प्रमंडलों में मोटे तौर पर बांटकर, क्योंकि गंगा नदी लगभग बिहार के बीच से होकर बहती है। तो मोटे तौर पर गंगा के उत्तर में 5 प्रमंडल हैं, गंगा के दक्षिण में 4 प्रमंडल। इनमें कौन से इलाके हैं जहां चिराग पासवान की पार्टी का रोल ज्यादा माना जाता है? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी रामविलास बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए कुछ खास इलाकों में बहुत काम आ सकती है? क्योंकि याद रखिए, इन चुनावों में प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी जनसुराज के साथ हैं और यह नहीं कहा जा सकता अभी कि उनकी पार्टी जितने भी वोट लेगी उससे किस साइड को नुकसान होगा या दोनों साइड को नुकसान होगा। जो भी स्थिति हो, ऐसे में हर वोट की कीमत तो बढ़ जाती है। इसलिए दलित समुदाय के उस हिस्से के वोट खोना एनडीए बिल्कुल नहीं चाहेगा जिस हिस्से के वोटरों यानी पासवान वोटरों पर चिराग का प्रभाव माना जाता है। ये जो 9 प्रमंडल हम देख रहे हैं, इनमें कुछ प्रमंडल ऐसे हैं जहां चिराग की पार्टी का प्रभाव ऐसा माना जाता है कि कई सीटों पर जीत हार की वजह यही हो सकती है कि वो वोटर किसके साथ गए, यानी वो एनडीए की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ये कौन से इलाके हैं और ऐसा क्यों माना जाता है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं गंगा के उत्तर में तिरहुत की, जिसमें मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जिले आते हैं। तिरहुत में 49 सीटें, तिरहुत प्रमंडल की बात हो रही है। सारण के बगल वाला तिरहुत प्रमंडल, यहां तो वैसे एनडीए पिछली बार काफी मजबूत था। 49 में 33 सीटें एनडीए ने जीती थी। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, अब प्रशांत किशोर भी हैं, ये ध्यान रखना है। तो वहां पासवान समुदाय की आबादी करीब 15 से 18% मानी जाती है। ऐसा अनुमान है चिराग की पार्टी ने 2025, ऐसा अनुमान है यहां पर, तो चिराग की पार्टी ने 2024 में वैशाली की लोकसभा सीट यहां से बड़े अंतर से जीती थी, जिससे साफ है कि यहां उनकी पकड़ हो है। एलजेपी रामविलास तिरहुत में दलित वोटों को एनडीए के लिए एकजुट कर सकती है, खासकर वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे इलाके में। हाजीपुर तो रामविलास पासवान के जमाने से उनका गढ़ माना जाता है, तो ये लोकसभा सीट भी चिराग ने जीती पिछली बार। तो अगर यहां 10-12 विधानसभा सीटों पर पार्टी 5 से 7% वोट भी बढ़ा दे तो एनडीए को आसानी हो सकती है। इसलिए यहां आरजेडी की चुनौती को कम करने में चिराग का साथ अहम हो सकता है। फिर बगल में है सारण प्रमंडल, यूपी की तरफ, जहां सारण, सिवान और गोपालगंज जैसे जिले हैं। ये वो अकेला प्रमंडल है गंगा के उत्तर का, ये अकेला प्रमंडल है जहां एनडीए पिछली बार महागठबंधन से पीछे रह गया था। गंगा के उत्तर में बाकी सब जगह हर प्रमंडल में एनडीए आगे था, यहां पीछे था, क्योंकि यहां की 24 सीटों में 15 पर महागठबंधन जीत गया था। यहां आरजेडी मजबूत मानी जाती है यादव वोटरों की वजह से। इस इलाके में सारण और गोपालगंज में पासवान आबादी 12 से 15% मानी जाती है। तो एलजेपी रामविलास यहां दलित वोटों को इकट्ठा करके 4 से 6 सीटों पर एनडीए को मजबूती दे सकती है। आरजेडी यहां मुस्लिम यादव गठजोड़ के दम पर जोर लगाता है, लेकिन अगर चिराग की पार्टी के वोट एनडीए को मिले तो आरजेडी का खेल बिगड़ सकता है। सारण प्रमंडल में तिरहुत के एक तरफ है सारण, दूसरी तरफ है दरभंगा प्रमंडल, जहां दरभंगा और समस्तीपुर जैसे जिले हैं, वहां भी चिराग का प्रभाव दिखता है। तो ये जो इलाका है ना, सारण, तिरहुत, दरभंगा, समस्तीपुर में, ये समस्तीपुर दरभंगा प्रमंडल में है। समस्तीपुर में पासवान समुदाय के 10 से 14% वोटर माने जाते हैं और चिराग ने 2024 में यहां भी लोकसभा सीट जीती थी। तो दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा और समस्तीपुर को दिखाएं, उनकी पार्टी यहां से 6 से 8 सीटों पर दलितों और कुछ गरीब तबकों के वोट जोड़कर
एनडीए की जीत को आसान बना सकती है। 2020 में एलजेपी रामविलास ने समस्तीपुर के कुछ इलाकों में अच्छे वोट लिए, जो अब एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है। और फिर गंगा के दक्षिण में चला, वहां मुंगेर प्रमंडल जो है, जो जमुई जैसे जिले हैं शामिल, वहां पे वो भी अहम है, क्योंकि वहां से जमुई से भी तो जीते थे पहले चिराग की पार्टी ने 2024 में जमुई और खगड़िया की लोकसभा सीटें जीती थी। तो जमुई में पासवान आबादी करीब 12% बताई जाती है। एलजेपी रामविलास यहां 8 से 10 सीटों पर 4 से 6% वोट बढ़ाकर एनडीए को मजबूत कर सकती है, खासकर दलितों और गरीब तबके में। यहां दूसरी पार्टियों के वोट बांटने की कोशिश को रोकने में यह फायदेमंद होगा। कुल मिलाकर एलजेपी रामविलास का असर इसलिए है क्योंकि पासवान समुदाय, जो बिहार की 5-6% आबादी है, और कुछ गरीब तबके चिराग की बात सुनते हैं क्योंकि वो रामविलास पासवान के टाइम से पार्टी से जुड़े रहे। तो 2020 में उनकी पार्टी ने कई सीटों पर 5 से 10% वोट लिए थे और 2024 में एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अगर एलजेपी एनडीए के साथ मजबूती से रहती है और सीटों का बंटवारा ठीक होता है तो तिरहुत, सारण, दरभंगा और मुंगेर में वो 20-30 सीटों पर गेम चेंजर बन सकती है। इसलिए ताल ठोक रहे हैं चिराग पासवान। 100 बात की एक बात। इधर हिंद महासागर में मौजूद टापू देश मेडागास्कर में सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। वहां बीते 3 हफ्तों से सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने कम होने का नाम नहीं लिया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली और पीने के पानी के संकट को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने वहां की सरकार और राष्ट्रपति के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग तेज कर दी। और वहां के अंतनानरीवो नाम के शहर में सड़क पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा बल पर गुलेल से निशाना लगाते हुए हमले शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी और जवानों पर पत्थर और दूसरी चीजें फेंकते दिखे। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने भी शील्ड की मदद से खुद को बचाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस से हमला किया। इसके अलावा रबर की गोलियां चलाईं ताकि बढ़ रहे बवाल को काबू किया जा सके।